नमस्कार दोस्तों, CZC क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभदायक होने वाली है। इस तरह के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवाइज लेकर हम आएंगे, लेकिन आज के लिए प्रकाश का प्रवर्तन का क्वेश्चन आप लोगों के बीच। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन प्रकाश के प्रवर्तन का। गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 1 है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी प्रधान अक्ष, ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। बताइएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी प्रधान अक्ष, ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये गोलीय दर्पण एक सेकेंड, हाँ, ये गोलीय दर्पण है, जिसका अगर हम लोग बीच से इसे विभाजित किया जाए तो कह रहा है ये गोलीय दर्पण का ये जो विभाजित कर रहा है ना वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास विभाजित करता है उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। ये आपका गोलीय दर्पण का द्वारक है। जैसे कि दोस्तों इस तरह का अगर दर्पण बनाया जाए तो ये जो डिवाइड करने वाली परावर्तक सतह है ना, इसे क्या कहेंगे? ये होगा आपका गोलीय दर्पण का द्वारक। ये वाला गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है, ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन नंबर सी आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है बच्चों कि प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रवर्तन के नियम से जो है ना हम लोगों को पता होती है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए आपतन कोण और प्रवर्तन कोण। चलिए मैप पे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये आपका दर्पण है, ठीक है। इस दर्पण को ये कलाई कर देते हैं पीछे भाग से, इसको कलाई कर दिया गया, इसको कलाई कर दिया है। अब इस इधर से अगर कोई किरण आ रही है तो ये आपका आपतित किरण है और इस तरह से सतह पर टकराने के बाद ये प्रवर्तित हो रही है और बीच में मान लेते हैं इस तरह का अभिलंब है, इस तरह का अभिलंब डाला जाता है। ठीक है ना। तो आपतन कोण ये वाला जो कोण है और प्रवर्तन कोण ये वाला कोण जो है दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसे कोण आई और इसे कोण आर के रूप में इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। तो प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और आप प्रवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा कौन सा नियम? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हवा में प्रकाश की चाल होती है। हवा में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 4 लाख मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा बच्चों हवा में प्रकाश की चाल होती है। कितनी होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हवा में निर्वात की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं आपको देखने मिलेगा बाबू 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड।
ठीक है ना। इसी को दूसरी भाषा में आपको कहीं कहीं दिखा मिलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में रहेगा तो 5 रहेगा, और अगर मीटर में रहेगा तो 8 रहेगा, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और अगर साथ के साथ आपसे पूछे कि निर्वात में ध्वनि की चाल, ठीक है ना, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो याद रखिएगा बच्चों, निर्वात में ध्वनि की चाल जो होती है ना वो शून्य होती है, शून्य होती है, क्योंकि हमारे कानों तक पहुंचने के लिए उसमें कंपन की ज़रूरत होती है। शुरुआत में निर्वात में जहाँ पे हवा नहीं हो वहाँ पे ध्वनि की चाल नहीं होती है, तो निर्वात में अगर ध्वनि की चाल पूछे तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगी। ओके ना, याद रहेगा आपको कि हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि अगर मीटर पर सेकेंड में रहेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। और ध्वनि की चाल पूछेगा तो शून्य हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसकी उदाहरण है, ध्वनि तरंग का, विद्युतीय चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, या फिर प्रस्रव्य तरंग का। प्रकाश तरंग जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, या फिर प्रस्रव्य तरंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग जो होती है कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। आगे चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने में जो सैलून वाले होते हैं कौन सा दर्पण यूज करता है, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में जो उपयुक्त है मेरे बच्चों वो है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन है आपके पास, आधी होती है, ऑप्शन नंबर बी दोगुनी होती है, ऑप्शन नंबर सी चौगुनी होती है, ऑप्शन नंबर डी 1/3 होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण जो है ना वो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की ना, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की ना आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। समझाते चले आपको, आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि अगर ये आपका दर्पण है, कौन सा दर्पण है ये, आई एम सॉरी, ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है। अगर पीछे की ओर कलाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। अगर आप दर्पण में सस्पेंशन होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा लॉजिक है मेरे बच्चों। दर्पण अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है तो जो दर्पण उठा हुआ है, जो दर्पण उठा हुआ है तो उठल है तो उत्तल है, ठीक है। जो दर्पण उठा हुआ है, देखिए ये उठा हुआ है, इसको अंदर से कलई कर देंगे तो आप अपना चेहरा किधर से देखिएगा, उठा हुआ साइड से। तो जो दर्पण का भाग उठा हुआ है उत्तल है, माने कि उत्तल है, और जो दर्पण का भाग धसा हुआ है वो अवतल है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्लियर है ना, आप समझ गए होंगे। जो दर्पण का जो भाग है ना, देखने वाला जो सतह होती है ना, वो अगर उठल है तो उत्तल है, मतलब उत्तल दर्पण है, और जो धसा हुआ है वो कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो चलो ये अवतल दर्पण है, ये आपका यहाँ पे पी हो जाएगा, ये मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सी है, ये आपका सी है, तो ये आपका एफ होगा। और ये एफ जो होता है ना बाबू, यहाँ और यहाँ दोनों की दूरी बराबर होती है। अगर ये 4 है तो ये 4 है, तो टोटल क्या होगी, 8 होगी, ठीक है ना। तो सी और पी के आधी होती है आपका फोकस दूरी, ओके ना। थोड़ा सा पेन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं अच्छी तरह से आपको समझा नहीं पा रहे होंगे, इसके लिए सॉरी।
तो अभी फिलहाल ये चलते हैं, समझते चलते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो प्रकाश का प्रवर्तन में आप लोग पढ़े होंगे कि किरण जो है ना वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 के प्रकार के। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको समझाते चले, 3 प्रकार की जो किरण पुंज होती है वो होती है अपसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। एक होता है समांतर किरण पुंज। एक कौन सा किरण पुंज होता है? समांतर किरण पुंज। और एक होता है आपका अभिसारी किरण पुंज। कौन सा होता है? अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण में क्या होती है कि वह एक बिंदु से किरणें चारों ओर विकृत होती है। एक बिंदु से चारों ओर विकृत होती है, इसको अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है बच्चों। और थोड़ा सा एक सेकेंड, ये अपसारी किरण पुंज हो गया। और आपको बता दें अभिसारी किरण पुंज। आपको बता दें अभिसारी किरण पुंज, क्या बता दें? चलिए अब आपको बताते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज में क्या होती है कि एक बिंदु पे सारी किरणें निकलती नहीं है, एक बिंदु पर सारी किरणें आकर के संग्रहित होती है। एक बिंदु पर सारी किरणें आकर के संग्रहित होती थी। उसमें क्या होती है कि एक बिंदु से चार सारी किरणें एक बिंदु से चारों ओर फैल रही थी, लेकिन इसमें चारों ओर से एक बिंदु पर आकर के संग्रहित होती है। ठीक है, इस ऐसे किरण को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और जो एक दूसरे के समानांतर किरण पुंज आती है वो होती है समांतर किरण पुंज। वो क्या होती है? समांतर किरण पुंज। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 1। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन है? ये बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ दिया जाता है कि कौन कौन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये है आपका आपतित किरण। पहले इसको बना देते हैं दर्पण। ये आपका दर्पण है, इसको कलई कर देते हैं। सपोज डेट मान लिया जाए ये दर्पण है और इसको हमने इधर से कलई कर दिया, तो इधर से किरण आ रही है तो आ रही है, तो ये तो आपतित किरण होगी। और सतह से टकराने के बाद ये इधर चली गई। ठीक है, और इन दोनों के बीच में इसको मान लेते ये है लंब। क्या है? लंब है। ये है आपका लंब, इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमारा पहला हो गया, प्रकाश के प्रवर्तन का पहला रूल हो गया कि आपतित किरण, ये कौन सी किरण थी? आपतित किरण और प्रवर्तित किरण। ठीक है ना, याद रखिए आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होगा? प्रकाश के प्रवर्तन के पहला नियम, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये रूल नंबर 1, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 क्या है कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण और प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए +1,
ऑप्शन नंबर बी +1 से कम, ऑप्शन नंबर सी +1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। कितना होता है? +1। समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। आवर्धन किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी के अनुपात को, वस्तु के दूरी के अनुपात को सम आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि समतल दर्पण में जितना वस्तु की दूरी रहेगा उतनी दूरी पर ही उसका प्रतिबिंब भी बनता है। जितना वस्तु का आकार होता है उतना ही आकार का उसका ये आपका प्रतिबिंब भी बनता है। तो मान लीजिए कि प्रतिबिंब का आकार 12 सेंटीमीटर का है तो उसका प्रतिबिंब भी, सॉरी, वस्तु का आकार 12 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब का आकार भी 12 सेंटीमीटर का होगा। तो 12 से 12 में अगर भागा दिया जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी भी 15 सेंटीमीटर होगा। अब सोचिए कि 15 से 15 में भागा देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो हमेशा के हमेशा +1 होता है। हमेशा के हमेशा कितना होता है? +1 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई समतल दर्पण 30 डिग्री पर झुका हुआ हो तो उसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? यदि कोई समतल दर्पण 30 डिग्री पर झुका हुआ है तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 10, 12, 13 या 11? सॉरी, इसमें ऑप्शन 11 दिया हुआ नहीं है जी, सॉरी, इसका यहाँ पे 13 की जगह पर 11 कर लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर 11 है, ठीक है ना? आंसर इसमें नहीं दिया हुआ था, मिस प्रिंट हो गया था। तो अब थोड़ा सा समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 11। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11, ठीक है ना? अब होगा कैसे? तो बच्चों, प्रतिबिंबों की संख्या जब भी निकालना है ना तो उसका एक सूत्र होता है 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा अब माइनस में 1। तो 360, अब देखिए 360 अब बटा में कितना? 60 डिग्री का, बटा में कितना? 60 डिग्री का। घटाओ 1 तो 60 से दीजिएगा आप, सॉरी 30 डिग्री का, 30 से देंगे तो आएगा 12 तिया 36, 12 और 12 में से 1 घट जाएगा तो कितना आएगा? 11। तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 11 प्रतिबिंब बनेंगे। मतलब कहना ये था कि अगर कोई समतल दर्पण है तो आपके सामने वो 30 डिग्री पर झुका दिया गया है तो उस दर्पण में कितना फोटो बनेगा? तो उस दर्पण में जो है ना बाबू, जितना डिग्री पे वो झुकेगा उस अनुसार से ही वो फोटो बनेगा। तो समतल दर्पण में जब रहेगा तो 4 कोना रहेगा उसमें। अब एक कोना 90 डिग्री का तो 4 कोना 309, 9, 90, 90, 90, 90, चारों कोना मिलाकर हो जाएगा 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में वो झुका हुआ कितना पे था? 30 डिग्री पे। 30 से भागा दे देंगे तो आएगा 12 और 12 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। इसलिए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगा, ठीक है ना? चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है इसका आंसर हो जाएगा सी। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है एक बार आभासी बनता है और बाकी हमेशा के हमेशा वास्तविक बनता है। एक बार आभासी बनता है, बाकी हमेशा के हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ओके ना? और जो प्रतिबिंब आभासी बनता है वह सीधा बनेगा। ये नेचुरली है कि अगर प्रतिबिंब आभासी है तो वह सीधा बनेगा और अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वह उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है ना? कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में सिर्फ एक बार, वो कब होता है? जब P और F के बीच में वस्तु रखी होती है ना, तब। अवतल दर्पण में जब P और F के बीच में वस्तु रखी हुई है
तब आभासी प्रतिबिंब बनता है, बाकी हमेशा के हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर कोई आपसे पूछे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो बोलोगे कि एक बार आभासी बनेगा, बाकी हमेशा बार कहीं पर भी रख दीजिए तो वास्तविक बनेगा, लेकिन एक बार आभासी बनेगा, बस एक बार। कब? जब वस्तु P और F के बीच में रखा हुआ रहेगा तब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है बच्चों, इसका आंसर आप लोग खुद बताइए कि कैसा बनेगा। आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है ना, हमेशा के हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी तथा सीधा बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मतलब उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, जब भी बनता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जब आभासी बनेगा तो सीधा ही बनेगा, और हमेशा क्या होता है, छोटा बनता है। कैसा होता है? छोटा होता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं। गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग गाड़ी चलाए होंगे, तो जो गाड़ी का जो साइड में आईना होता है ना, आईना, ऑटो, बस, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जो आईना होता है ना बगल में, जो साइड वाले को देखने के लिए, वो आईना में कौन सा दर्पण होता है, ये बताना है। तो बच्चों, हम भी अभी ये कुछ देर पहले सुने भी थे, पढ़े भी थे कि उत्तल दर्पण में ना प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो आईना में हमें जो साइड मिरर होता है, उसमें अगर कोई पीछे से गाड़ी आ रही है, बस आ रही है, तो उसको बड़ा करके अगर देखेंगे तो दिखेगा नहीं, वो तो छोटा करके दिखेगा, तभी पूरा बस जन आएगा। इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में जो है ना, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछे कि गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है आपका प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है, जिससे उसका तस्वीर पूरा के पूरा दिख जाता है। अब जैसे कि मैं बाइक चलाते जा रहा हूँ, और मेरे बाइक में जो शीशा लगा हुआ है, पीछे से एक बस आ रही है, अगर वो तो शीशा छोटा है, उसमें बस पूरा दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें उत्तल दर्पण लगा दिया गया तो वो बस को क्या करेगा, छोटा करके दिखाएगा, तो हमको पूरी तरह से बस दिख जाएगा कि इतना बड़ा बस मेरे पीछे आ रहा है और इतना दूरी पर है। ठीक है ना? इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों मैंने बनाया नहीं है, लेकिन अभी अगला वीडियो में बनाऊंगा सब्जेक्टिव के तौर पर प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको मैं सब्जेक्टिव अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल मोटा मोटी तौर पर आपको दो चीज़ें डालने के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, हो सके आपसे पूछ दे, क्योंकि प्रकाश के प्रवर्तन से रिलेटेड जो भी सवाल बनेगा आपका, ये क्वेश्चन बड़ा काम करेगा। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र आपको बहुत मायने रखेगी, क्योंकि प्रकाश के प्रवर्तन का जितना भी है, जितना भी क्वेश्चन है, वो दर्पण दर्पण सूत्र से ही बनता है, जो कि है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बस प्रकाश के प्रवर्तन में बस ये एक सूत्र लगता है, और एक सूत्र लगता है आपका आवर्धन बराबर m बराबर माइनस v बटा यू। आवर्धन बराबर माइनस v बटा यू। बस ये दो फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज किया जाता है। यही दोनों चैप्टर से पूरा नंबरिकल क्लियर हो जाता है। मैंने अपने क्लास में, कैरियर जोन क्लासेस में प्रकाश का प्रवर्तन अभी अभी ख़त्म किया है। उन बच्चों का डिमांड था कि सर आप इसका ऑब्जेक्टिव बनाएं, और मैंने उनको ऑब्जेक्टिव भी लिखा दिया और पूरा नंबरिकल क्वेश्चन क्लियर करवा चुका है। और अभी फ़िलहाल बोले कि मेरे पास कलम अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं वीडियो में समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन बहुत जल्द ही एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन के सारे पार्ट्स और सारे दर्पण को हम अच्छी तरह से समझा सकें।
ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f ये दर्पण सूत्र होता है, और आवर्धन सूत्र बराबर होता है m बराबर -v/u, जहाँ आपका v प्रतिबिंब दूरी बताती है, u आपका वस्तु दूरी को इंडिकेट करता है, और f आपका फोकस दूरी है। आवर्धन में m बराबर मतलब आवर्धन हुआ, और -v आपका प्रतिबिंब की दूरी है, और u आपका वस्तु की दूरी है। बस इतना ही आज भर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।